नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राहुल गांधी ने बुधवार को फिर बताया कि एक्चुअल में वो सदन को क्यों नहीं चलने देना चाहते हैं, क्यों हंगामे की भेंट चढ़ाते हैं, अपने दूसरे साथियों को भी बोलने का मौका क्यों नहीं देना चाहते। क्योंकि जब जब राहुल गांधी बोलते हैं तो अपनी ही पोल पट्टी खोलते हैं, एक और नए स्तर पर गहराई में कांग्रेस को धकेलते हुए दिखाई देते हैं। बोलने के लिए खड़े हुए थे बजट पर, लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दों पर बोल गए और यहां तक बोल गए कि आप लोगों ने देश को बेच दिया है। उनकी हरकतें यहीं नहीं रुकी, उनकी लूज टॉक यहीं नहीं रुकी। अमेरिका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का गला दबाए हुए हैं, और क्यों गला दबाए हुए हैं इसके बारे में भी तमाम तरह की मिथ्या बातें आप सदन में खड़े होकर के बोल जाएं, और जो सभापति आसंदी पर बैठे हैं उनको भी आप प्रेशराइज करने के लिए या उनको असहज और अपमानित करने के लिए यहां तक कह जाएं कि आप तो कांग्रेस में रहे हैं, हमारे पुराने साथी हैं। इस तरह की बातें क्या आपने कभी कल्पना की थी कि जो नेता प्रतिपक्ष का पद है उसका स्तर इतना नीचे जाएगा, इतने हल्केपन पर ले जाएंगे चीजों को। इनका हल्कापन हर गतिविधि में दिखाई देता है। एक बार आपको याद होगा, मकर द्वार पर कांग्रेस और टीएमसी के सांसद धरना दे रहे थे। कल्याण बनर्जी तब के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, बल्कि बॉडी शेमिंग कर रहे थे, और ये वहां खड़े होकर के उनकी वीडियो बनाने लगे। ये जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ये जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं को एक तरीके से, जो आप कहते हैं कि डी लेजिमेटिस, उनकी जो मान्यता है, उनकी जो साख है, उनका जो स्तर है, उसको गिराने का काम कर रहे हैं। ये किसी और को कुछ नीचे नहीं गिरा रहे हैं, ये अपने आप अपना स्तर बता रहे हैं कि मेरा स्तर ये है। और ये भाषण नहीं देते हैं जनसभाओं की तरह, जैसे आदमी वहां खड़ा होकर के झूठ बोलना शुरू करता है, उसी तरीके से सदन को भी ये जनसभा जैसा मानते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा मानने की भूल करते हैं, और यहीं आकर के घिर जाते हैं। मैं इनके भाषण के अंश भी आपको सुनवाऊंगा, जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी बताऊंगा, और कुछ दूसरे मुद्दों पर भी जरा बातचीत करेंगे। सीधे जोड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब को। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। जरा राहुल गांधी का मैं एक वीडियो प्ले कर देता हूं, जो आज बहुत विवादास्पद भी है और बहुत उनको लेकर के इस जो उन्होंने बातें कही हैं आलोचना का शिकार भी होना पड़ रहा है। India, are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. इसको मैं पूरा चलाना भी नहीं चाहता। जवाब सुन लीजिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी का। Ex-member ना, but and we are fond of you, sir. जो मुझे एक लाइन कहना है, आप सुनिए। राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है।
मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माइकेलाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया, और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं है। भारत आगे बढ़ने से कांग्रेस दुखी हो जाते हैं, इसी से तो हम लोग को चिंता है। लोग अक्सर कहते हैं भट्ट साहब के विदेशी माँ की कोख से पैदा हुआ बच्चा, अब तो ये बच्चा भी नहीं है, 55 साल का है, कभी देश के प्रति वफादार हो नहीं सकता है। ये बाहर विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो भी भारत की बुराई करते हैं, भारत की संस्थाओं की बुराई करते हैं, सरकार की बुराई करते हैं। सरकार की बुराई कर लीजिए, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं और भारत को नीचा दिखा करके चीन की प्रशस्ति करने लगते हैं। कभी ये लंदन में बैठ करके कहते हैं कि पश्चिमी देश चुप क्यों है, भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, और सदन में बोलने का मौका इनको दिया जाता है तो वो कहते हैं ना कि भैंस पूंछ उठाती है तो गोबर ही करती है। तो ये हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या है? सर, इनकी प्रॉब्लम केवल ये है कि इन्होंने अब ये बता दिया है कि ये जो मौज मस्ती करने जाते हैं वियतनाम में, थाईलैंड में, स्पेन में, इन्होंने संसद को भी वही अखाड़ा बना लिया है अब। और ये संसद की गरिमा के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। और जिस तरीके से आज ये स्पीकर से बात कर रहे थे, जो प्रिजाइडिंग चंद्रिका पाल, और जिस तरीके से उनके ऊपर निजी बातचीत कर रहे थे कि आप हमारी पार्टी में रहे हैं, तो ये सब जो है केवल इनका जो अल्टीमेट इनका जो आइडिया है कि संसद को भी नैरेटिव वॉर का अखाड़ा बना दो। नरेंद्र मोदी के राज में डेमोक्रेसी खतरे में है। नरेंद्र मोदी की सरकार में लीडर ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा। और देखिए, मैं लड़ रहा हूँ, और मैंने पीएम को नहीं बोलने दिया राष्ट्रपति के भाषण पे चर्चा का जवाब देने से। मैंने अब तो स्पीकर को भी भगा दिया, वो भी नहीं आएगा, और मैंने उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। तो ये अपनी इमेज बना रहे हैं। और ये खाली छोटी बात नहीं है। फरवरी 16 से फरवरी 20 तक 5 दिन की इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट दिल्ली में होने जा रही है। 100 से अधिक देशों के लोग उसमें आ रहे हैं, और उसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो भी आ रहे हैं। उनके संग जो है बहुत महत्वपूर्ण रक्षा सौदों पे सहमति होनी है, और भारत जो है 114 और फ्रेंच रफाल फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। आप ये सोचिए, दिल्ली में ये एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट कितनी महत्वपूर्ण होगी कि दिल्ली के 5 स्टार होटलों में आज जो एक सूट का किराया है, एक रात का 30 लाख रुपए हो गया है। 5 स्टार होटल्स में एक कमरे का सामान्य कमरे का किराया आज 5 लाख रुपए से ऊपर है, और 100% कमरे बुक हैं, कोई कोई लेने वाला मतलब और कोई जो है और कमरे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि नोएडा तक में होटलों में बुकिंग कराई गई है, इतने लोग आ रहे हैं। तो दिल्ली में इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय समिट होने जा रही है, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी के खास करके तीसरे कार्यकाल में भारत का इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल स्टेटस जो बढ़ा है, और जिस तेजी से रोज ही कोई ना कोई ऐसा दिन नहीं होता जब किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फॉरेन मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, या कोई इंडस्ट्रियल डेलीगेशन, बिजनेस डेलीगेशन, या कोई ना कोई देश का बड़ा नेता दिल्ली में ना आता हो। व्लादिमीर पुतिन आते हैं 5 घंटे के लिए, यूएई के प्रेसिडेंट आते हैं मोहम्मद बिन जायद 1.5 घंटे के लिए। ऐसी यात्राएं हो रही हैं। तो ऐसे में संसद चल रही है, और संसद का ये माहौल बना रहे हैं। आपको विषय उठाना था जनरल नरवाने की पुस्तक का, अब वो विषय सेटल हो गया। पेंगुइन की ओर से जवाब आ गया, पुस्तक नहीं छपी है। जनरल नरवाने की ओर से जवाब आ गया, जनरल नरवाने ने पेंगुइन के स्टैंड को एंडोर्स कर दिया। अब ये चाहते क्या है? तो ये संसद को माहौल का अड्डा इन्होंने बना दिया है। और ये मैं आज तो, और मैं ये कह सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर कि राहुल गांधी, आई वुड लाइक टू यूज ए वेरी हार्श वर्ड, जिस तरह का लफंगापन वो संसद के अंदर, संसद के बाहर कर रहे हैं,
और जिस तरीके से वो अपने तो वो अपनी लफंगा शैली में सरकार को, मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के अध्यक्ष को, सबको, सारे संवैधानिक पदों को उपहास का विषय बना रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है। क्योंकि आपके पास अगर कोई सब्सटेंटिव इश्यू है, कोई ठोस विषय है, तो आप उसको जो है सामने रखिए। और अब तक केवल आप ये नैरेटिव बना रहे हैं कि साहब ये लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, ये इज नॉट लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। ये केवल ये नैरेटिव बना रहे हैं कि साहब हमको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो अब तो ये लग रहा है कि ये भारत में भारत के प्राइम मिनिस्टर की छवि दुनिया में ये बनाना चाहते हैं कि देखो ये सरकार भी जो है जोकर सरकार है, ये और इस सरकार को गंभीरता से मत लीजिए। अब जैसे आज ही संसद भवन के बाहर प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया से टीवी के चैनलों से बात कर रहे थे, और वो सबके कैमरे लगे हुए थे, कि उसमें घुस आया, कहा आइए हम लोग मिलकर बात करते हैं। अब उन दोनों मंत्रियों ने जो एक पार्लियामेंट्री जो एक शिष्टाचार होता है, एक मर्यादा होती है, उन्होंने वहां से चले जाना उचित समझा। वो चाहते तो राहुल गांधी को झिड़क सकते थे, वो चाहते तो वो भी राहुल गांधी का अपमान कर सकते थे। दे वुड हैव आस्क्ड राहुल गांधी टू बिहेव। तो राहुल गांधी यही चाहता है। राहुल गांधी हर कदम कदम पे सरकार के साथ टकराव लेने को मजबूर कर रहे हैं। ही इज फोर्सिंग ए कन्फ्रंटेशन विद द गवर्नमेंट, विच गवर्नमेंट इज अवॉइडिंग। सरकार नहीं चाहती है कि सरकार संसद का सबसे महत्वपूर्ण सत्र बजट सत्र होता है। इसमें सबसे और बजट सत्र के प्रारंभ होने के पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, फिर बजट आता है। दोनों ही अवसरों पर सरकार का सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत वक्तव्य इन्हीं दो माध्यमों से आता है, राष्ट्रपति का भाषण या फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा पेश किया गया बजट। तो दोनों मौकों की जो मर्यादा है, जो उसकी सेंसिटी है, उनको राहुल गांधी ने अपनी समझ से अब तक तो जो हानि पहुंचा सकते थे और जो उनकी जो उसका मजाक बना सकते थे, वो उसमें अब तक सफल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जैसा बाबा रामदास जी कहते हैं कि संसद भवन के छोटे से परिसर में, एक 150 एकड़ के परिसर में 550 एमपी लोकसभा के हैं, 250 एमपी राज्यसभा के हैं, 1000 से अधिक टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया के रिपोर्टर्स हैं। सब सारे के सामने आके तमाशा करते हैं, और सोशल मीडिया पे और टीवी चैनलों पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, और आधे 1 घंटे में वो सारा जो कुछ आप वहां ड्रामा करते हैं, जो नाटक करते हैं, जो एंटिक्स करते हैं, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में स्ट्रीम होने लगता है, जो जो दर्जनों प्लेटफॉर्म्स हैं। और वो शाम के 5 बजते बजते जो है वो बासी हो जाता है, और नेक्स्ट डे और ये जो है, ये सोशल मीडिया सुरसा का मुंह है। यहाँ पे कोई भी चीज 4 दिन नहीं चलती, 10 घंटे चलती है बस। तो ये फिर नया एंटिक्स क्रिएट करते हैं। वो तो कहिए कि जो संसद का वर्तमान सत्र का जो पहला भाग है, वो परसों समाप्त हो रहा है, फ्राइडे को 13 फरवरी को। अब अगला सत्र जो है वो शुरू होगा होली के बाद 9 मार्च को। तो जिस तरीके से राहुल की जो स्ट्रेटजी है कि यही कहते होंगे अपने मित्रों के बीच में, देखो मैंने मोदी को भगा दिया, मैंने स्पीकर को भगा दिया, और आज मैंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको भी मैंने संसद नहीं चलाने दिया। तो अब आज आपने देखा होगा कि इन्होंने शोर तो मचाया, लेकिन इन्होंने इतनी खुराफात नहीं की, और इतना शोर नहीं मचाया, इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया कि चेयर सदन की कार्रवाई को एडजर्न करने के लिए बाध्य होती। तो और जिस तरीके से इनका जो इनका आज वार्तालाप हुआ है, और चेयर को ये डायरेक्शन बैठ के देना पड़ रहा है कि ये बात कार्रवाई में नहीं जाएगी, ये बात कार्रवाई में नहीं जाएगी, ऐसा तो यूपी असेंबली में या लोकसभा में, राज्यसभा में आज तक नहीं हुआ। 52 से लेके आज तक की चेयर की नेता विपक्ष बोल रहे हैं, और चेयर जो है साइमल्टेनियसली ये डायरेक्शन इशू चेयर से डायरेक्शन इशू हो रहा है, ये कार्रवाई में नहीं जाएगा। आज आपने देखा होगा पाल साहब को, कई बार उन्होंने कहा, उन्होंने शब्द यूज किया नॉनसेंस। अब आप बताइए, पाल साहब को कहना पड़ा कि नॉनसेंस कार्रवाई में नहीं जाएगा, फिर राहुल कह रहे हैं मैंने नॉनसेंस शब्द का यूज ही नहीं किया। का जो माहौल बना रहे हैं, पहले आप नॉनसेंस बोल रहे हैं,
और फिर कह रहे हैं कि मैंने अरे नॉनसेंस नहीं बोला। मैंने सुना सर, मैंने सुना साफ साफ इन्होंने नॉनसेंस कहा, और फिर चेयर ने वो तो कहा कि ये रिकॉर्ड सब पे, कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा, तो उन्होंने वो तो कहा कि मैंने रिकॉर्ड कहा पे ही नहीं। है, वो तो रिकॉर्ड पे है, वीडियो में रिकॉर्ड है पे वो। है, उसका वीडियो रिकॉर्ड है। आज सुधांशु त्रिवेदी का मैं एक बयान सुन रहा था, जरा सुनवा देते हैं दर्शकों को। जी 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 जी। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी से चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा संयोग है कि राहुल गांधी जी के चरण जहां पड़ते हैं वो चीज ही ध्वस्त हो जाती है। राहुल गांधी जी ने एक विदेशी कंसल्टिंग कंपनी में नौकरी शुरू की थी, मॉनिटर में, इंग्लैंड के, बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने एक कंपनी में नौकरी शुरू की, विदेशी कंपनी, ध्यान रखें, ब्रिटिश कंपनी, बैकऑप्स, 2009 में बंद हो गई। उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। कांग्रेस पार्टी अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई, 140 साल के इतिहास के सबसे निचले बिंदु पे आ गई। वो नेता प्रतिपक्ष बने और संसद की मर्यादा अपने निम्नतम बिंदु पे आ गई। और मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि हमेशा आप विदेशी कंपनियों के साथ ही खड़े होकर भारत के विरुद्ध क्यों रहते हैं? एंडरसन को भगाते समय आप यूनियन कार्बाइड के हाथों बिके थे कि नहीं? हॉविट्जर के पक्ष में आप खड़े, बोफोर्स के पक्ष में आप खड़े, अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में आप खड़े रहते हैं, बीबीसी के पक्ष में आप खड़े रहते हैं, और हिंडनबर्ग के पक्ष में आप खड़े रहते हैं। आज तक किसी एक विदेशी कंपनी के खिलाफ कोई विषय कभी कांग्रेस ने उठाया हो तो बताइए। सारा आक्रमण भारत, भारत की व्यवस्था और भारत के अर्थतंत्र, भारत का सैन्य तंत्र, भारत के संवैधानिक तंत्र पर। इसलिए आज देश के सामने एक गंभीर चुनौती है। ऐसा नहीं लगता है कि हर भाषण के साथ, हर एक्ट के साथ ये कांग्रेस के लिए और गहरा गड्ढा खोदते जा रहे हैं? देखिए, ये उनकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो अपनी विदेशी शक्तियों के इशारे पर, जिस तरीके से वो भारत के संवैधानिक तंत्र को जो आघात पहुंचा रहे हैं, वो ज्यादा बड़ी समस्या है। कांग्रेस का क्या आघात होता है कांग्रेस जाने, और राहुल गांधी जाने, वो मेरी चिंता का विषय नहीं है। मेरी चिंता का विषय ये है कि राहुल गांधी को इस तरीके से संसद के अंदर, संसद के बाहर संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा को ताड़-ताड़ करने की छूट कब तक मिलती रहेगी? और अगर राहुल गांधी के ऊपर कोई कार्रवाई अब नहीं होती है, तो फिर लोग नरेंद्र मोदी सरकार से पूछेंगे कि सरकार आखिरकार क्यों इनको बर्दाश्त कर रही है? अगर अगर सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा विदेशी कंपनियों के पक्ष में खड़ी होती है और भारतीय कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाती है, अडानी और अंबानी के खिलाफ, जबकि इन दोनों बड़ी कंपनियों का भारत के विकास के लिए इनकी इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वो चाहे रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी हो, या रिलायंस की जो इंटरनेट डाटा कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, रिलायंस जियो, इन सब की बहुत बड़ी भूमिका है। लाखों लोग इससे इनको जो है सीधे रोजगार मिला हुआ है, लाखों करोड़ रुपए का सरकार को रेवेन्यू मिलता है। तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, और अब जो है गवर्नमेंट मस्ट कॉल स्पेड ए स्पेड, एनफ इज एनफ। राहुल गांधी को अब ज्यादा छूट नहीं मिलनी चाहिए, और इनसे पूछा जाना चाहिए, और ये मामला जाना चाहिए प्रिविलेज कमेटी के सामने, एंड प्रिविलेज कमेटी शुड टेक ए कॉल ऑन इट। गवर्नमेंट को कमेटी अब बनानी चाहिए कि इनको लोकसभा में, संसद में मस्ती करने आना है, मटरगश्ती करने आना है, चेयर का मजाक उड़ाना है, पीएम का मजाक उड़ाना है, सारे मंत्रियों का मजाक उड़ाना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है, जो विदेशी शक्तियां चाहती हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार की साख को कलंकित करो, नेशन स्टेट ऑफ इंडिया को डीलेजिटिमाइज करो, सरकार को डीलेजिटिमाइज करो। सरकार की साख पे अगर चोट नहीं कर पा रहे हो, तो सरकार के, तो देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको डीलेजिटिमाइज करो। इन्होंने कितनी कितनी अभद्र भाषा में इन्होंने बोला है चुनाव आयोग के खिलाफ, ये सब हम देख ही रहे हैं। सीएजी के खिलाफ बोला है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला है, सबके खिलाफ बोला है।
तो यानी अगर इनको सत्ता नहीं मिलेगी तो ये क्या देश में आग लगा देंगे? नाउ इज द हाई टाइम द गवर्नमेंट मस्ट टेक ए कॉल, द लोकसभा स्पीकर मस्ट टेक ए कॉल कि ये मामला अब इनका प्रिविलेज कमेटी की ओर रेफर किया जाना चाहिए कि क्या ये संसद में जो इनका आचरण है वो संसद की मर्यादा के अनुरूप होगा या इनको लगातार इसी तरीके से मनमानी करते रहने की छूट दी जाती रहेगी। एनफ इज एनफ, अब बहुत हो गया सर। ये या और ये जो है, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। ये जो इन्होंने बेशर्मी दिखाई है और सीमाएं तोड़ी हैं, मान लिया प्रहलाद जोशी और अश्वनी वैष्णव बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं खड़े होकर के, क्या राहुल गांधी को वहां पहुंचना चाहिए था और जाकर के ये कहना चाहिए था कि जो कुछ आप लोग कह रहे हैं इस पर मुझे भी बोलना है, आइए साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इससे ज्यादा अभद्रता, इससे ज्यादा परंपराओं का उल्लंघन, और मैं कहूंगा इससे ज्यादा बड़ी बदतमीजी कोई हो नहीं सकती है। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आप अलग से बुलाइए, मीडिया आपके पास पहुंच जाएगा, आपको जो कुछ कहना है आप जाकर के वहां कहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो और वहां बीजेपी का कोई मंत्री या बीजेपी का कोई बड़ा अधिकारी जाकर के कहे कि जो कुछ हम पर आरोप लगा रहे हो, आइए इसका आप ही के डायस पे बैठ के हम जवाब देते हैं, तो क्या सिचुएशन बनेगी? सतीश चंद्र मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये केवल उन्होंने ये जो बदतमीजी है ये भट्ट साहब, डेलिब्रेट है। भट्ट साहब एक मिनट, एक जी एक दो जरा मैसेज देख लीजिए जो सोशल मीडिया पर इस पर रिएक्शन आए हैं। मूर्खता का आतंक देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रहलाद जोशी मीडिया से बात कर रहे थे, तभी राहुल गांधी भी वहां आ गया। राहुल गांधी ने दोनों मंत्रियों से कहा आइए मिलकर मीडिया से बात करते हैं। राहुल गांधी के इतना कहते ही दोनों मंत्री गजब की स्पीड से वहां से भागे। दरअसल उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इस घटनाक्रम ने मुझे 2 अंग्रेजी की और एक हिंदी की कुल 3 कहावतों की तत्काल याद दिला दी। दोनों मंत्रियों को का आवरण मुझे 3 कहावतों के अनुकूल लगा। ये तीनों कहावतें आप भी देख लीजिए। नंबर 1, देखिए मैंने हाँ, नेवर आर्गू विद ए इडियट, दे विल ड्रैग यू डाउन टू देयर लेवल एंड बीट यू विद एक्सपीरियंस, मार्क ट्वेन। इसका अर्थ ये कि मूर्ख बेवकूफ से बहस मत करो, वो तुम्हें अपने स्तर पर लाकर अपने अनुभव से तुम्हें हरा देगा। दूसरा, जो उन्होंने कहा कि सुअर से कुश्ती मत लड़ो, दोनों गंदे हो जाओगे और सुअर को इसमें मजा आएगा। नंबर 3, मूर्ख से बहस करना अपने ही चेहरे पर बैठे मच्छर को मारना जैसा है। मच्छर मरे ना मरे, लेकिन तुम्हें थप्पड़ तो लगेगा ही। ये उन्होंने कहा है। और एक ये जितेंद्र प्रताप सिंह है, काफी सक्रिय रहते हैं, इन्होंने कहा कि इस बेशर्म और बदतमीज व्यक्ति की हरकतें देखिए। प्रहलाद जोशी जी और अश्वनी वैष्णव जी इससे पद और उम्र में काफी बड़े हैं और ये धूर्त उनको किस तरह पकड़ रहा है। प्रहलाद जोशी का कोहनी से बाह पकड़ने की कोशिश की जब वो जा रहे थे। एक बार और इसको 5 साल के लिए सत्ता से बाहर कर दो, ये पूरी तरह पागल ना हो जाए तो कहना। ये किसी मेंटल हॉस्पिटल में मिलेगा, क्योंकि बचपन में इसको बताया गया है कि तुम फर्जी गांधी परिवार में पैदा हुए हो और तुम भारत के प्रधानमंत्री हो। ये धूर्त इस सपने को देखता रहता है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कितनी शालीनता से रहता है और कितना शालीनता से व्यवहार करता है, ये तो हमारे आपके सबके सामने है। ये बिल्कुल जो है इसने ये संसद के अंदर संसद के बाहर हर जगह ये सरकार से टकराव मोल लेने की अपनी सोची समझी रणनीति पे चल रहा है। ये आदमी जो अगर 2 मंत्री मीडिया से बात कर रहे थे, ये जाके उनके बीच में घुस गया। अगर किसी ने अगर दोनों मंत्रियों ने किसी ने इसको धक्का दे दिया होता या इसको फोर्सिबली रोक दिया होता तो यही चाहता था ताकि इशू बन जाए और यही पे खबर टीवी चैनलों पे चलती कि जो है राहुल गांधी के कोई चैनल बोलता राहुल गांधी पे हमला किया मंत्रियों ने
कांग्रेस वाले बोलते हैं राहुल गांधी अब संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों सुरक्षित नहीं है। लोकसभा के स्पीकर कह चुके हैं कि मैंने पीएम को कोई एडवाइस दिया कि आप संसद में मत आइए, यहाँ कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। उसका काउंटर करने के लिए राहुल गांधी ने, मेरा अपना आकलन है, ये कोई योजना बनाई होगी कि जाके उनके बीच में घुसो, ताकि हम भी कह सके कि देखिए ये मोदी सरकार के मंत्री मेरे ऊपर संसद के बाहर हमला कर रहे हैं। संसद के अंदर बोलने नहीं देते और बाहर भी नहीं बोलने देते और बाहर हमला भी करते हैं। तो ये लगातार सरकार के लिए एम्बैरेसिंग पोजीशन क्रिएट करने के का मौका तलाश रहा है ये आदमी। सरकार को कैसे शर्मिंदगी क्रिएट की जाए, सरकार को कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए, चाहे उसको थूक के चाटना क्यों ना पड़े, ये इसी प्रयास में लगा हुआ है। और अगर ये मामला, इसके खिलाफ अगर सरकार कुछ ठोस रणनीति नहीं बनाती है, कार्रवाई नहीं करती है, तो राहुल गांधी के हौसले ऐसे ही बुलंद होते रहेंगे और ये मानने वाले नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 12 साल में प्राइम मिनिस्टर मोदी के कार्यकाल में कांग्रेस या कोई अन्य दल एक भी मुद्दा मोदी सरकार के खिलाफ ढूंढ नहीं पाए जिसके आधार पर वो देश में कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सके। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, क्या हुआ उससे? कौन सा तूफान खड़ा हो गया देश के अंदर? तो अब इनके खिलाफ पास अब यही बचा है कि लोकसभा को ही खिलवाड़ का मैदान बना दो, जो ये कर रहे हैं। कल भी किया, आज भी किया, संसद के बाहर भी किया, संसद के अंदर भी किया। आखिर में 2 वीडियो मैं दिखाता हूं दर्शकों को। एक तो जगदम्बिका पाल से जिस तरीके से उलझे। देखिए, मेरा कहना यह है कि चाहे लोकसभा में खुद स्पीकर चेयर पर बैठे हों या उनकी जगह पैनल के कोई सदस्य बैठे हों, वो चेयर का अपमान होता है या चेयर का सम्मान होता है जब भी आप बोलते हैं। इसी तरह राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं, वही सर्वोच्च अधिकारी हैं वहां के, चाहे वो बैठे हों या उनकी जगह उपसभापति हरिवंश जी बैठे हों। चेयर का सम्मान होता है, उनका सम्मान होता है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक, इस पर मैं एक अलग से वीडियो आज रात को बनाऊंगा, कल सुबह डालूंगा, कि क्यों ओम बिरला को इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव ला करके सदन की कार्रवाई से दूर किया है। वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, कांग्रेस पार्टी का सोचा समझा षड्यंत्र है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक महिलाएं पहुंच चुकी थी। इमरान मसूद उनको लीड कर रहा था। उन महिलाओं पर गाज गिरे नहीं गिरे, इसका फैसला ओम बिरला साहब को करना था। राहुल गांधी का अगेन बहुत आपत्तिजनक व्यवहार था, उस पर कार्रवाई होनी थी। वो कार्रवाई ना हो, इसलिए प्रेशर बनाने के लिए और उनको वो सीट पर ना रहें, ये काम करने के लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लिया है। मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जगदम्बिका पाल कांग्रेस में बहुत सालों तक रहे हैं, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और बहुत सम्मानित नेताओं में से हैं। उनके साथ आप इसलिए उलझ रहे हैं कि वो चेयर पर बैठे हैं, उनको डिमोरलाइज करना चाहते हैं, उन पर सवाल खड़े करना चाहते हैं, उनको याद दिला करके कि आप कांग्रेस में रहे हैं तो आप उनको प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहे कांग्रेस में रहे हों या नहीं रहे हों, अगर वो चेयर पर इस समय बैठे हैं, लोकसभा का अगर संचालन वो कर रहे हैं, तो किसी को भी उन पर इस तरह के अटैक करने का कोई, मैं कहना चाहता हूं कि हक नहीं है, अधिकार नहीं है। लेकिन जगदम्बिका पाल ने भी इनको टका सा जवाब दिया। जरा सुन लीजिए हुआ क्या था। Ex-member, na? But And we are fond of you, sir. I'm here. We like you. I'm here as a presiding officer. But we like you, But sir. अगर हमारी बात आप And we know your heart is not there, sir. अगर आप मेरी We know बात your heart is here, sir. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते आप। अगर if you are sitting there, तो only because of you have not taken my advice. Here I'm advising you. Here if I'm advising that you should move on the correct track. So I think so. Still you have time. Still you have time to you should move on. वो अभी भी कह रहे हैं कि मैं अभी भी आपको सलाह दे रहा हूं कि जो सही दिशा है उस पर चलिए। ये टेढ़ा मेढ़ा चलने की उनका जो सबसे बुनियादी बात यह है कि चेयर पे बैठे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है,
संसद में, लेजिस्लेचर में जो अध्यक्ष पीठ होती है, उसका सम्मान होता है। जैसे कि आप किसी सत्संग में जाते हैं, कोई वहाँ कथावाचक है, कोई गुरुजी आ रहे हैं, तो उसमें जो व्यासपीठ होती है, व्यासपीठ का सम्मान होता है। ये माना जाता है कि वहाँ पे दिव्यता है, इसलिए व्यासपीठ का सम्मान है। उसके बाद उस व्यासपीठ पे बैठे व्यक्ति का सम्मान होता है। उसी तरह के संसद की पीठ होती है, अध्यक्ष पीठ का सम्मान होता है, और कभी भी पीठ की रूलिंग को, पीठ के निर्देश का खड़े-खड़े कोई भी व्यक्ति संसद के अंदर अवहेलना नहीं करता है। वो बाद में अगर उसको संसद की अगर वो अध्यक्ष की पीठ की किसी रूलिंग से, निर्देश से वो सहमत नहीं है, तो वो अध्यक्ष से उनके चैम्बर में मिल करके या सदन के सुसंगत नियमों के अंतर्गत नोटिस दे सकता है कि हम इस पे चर्चा चाहते हैं, आपकी रूलिंग से हम सहमत नहीं हैं। संसद के नियमावली में हर नियम में हर बात का प्रावधान है, लेकिन ये इस तरीके से ज़बान लड़ाना और ये जो है और बिल्कुल उसको जिमखाना क्लब बना देना, ये नई घटना है संसद में आज। और आखिर में जरा दिलचस्प कुछ सीन देखिए मुंबई नगर निगम से। एम3 मराठी महिला मुंबईकर ये चुनाव हो गया है। दर्शकों, आपको याद होगा एक असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से चुनी हुई पार्षद जो कह रही थी कि पूरे मुंब्रा को हरे रंग में रंग देंगे, और ऐसे ही ख्वाब शायद उद्धव ठाकरे के भी थे कि पूरी मुंबई को हरे रंग से रंग देंगे। और उनके जो दूसरे पार्टनर हैं, कांग्रेस तो खैर अलग चुनाव लड़ी है, पर हो सकता है कि शरद पवार का भी यही ख्वाब हो। लेकिन आपने देखा सदन गेरुआ रंग से रंगा हुआ, और ऊपर विशेष दीर्घा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठे हुए थे। जब नतीजे आए थे और पता लगा कि बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं और शिंदे की शिवसेना को 29 सीटें मिली हैं, दोनों की मिलकर के 118 होती हैं। 114 बहुमत के लिए चाहिए, यानी उनके पास ऑलरेडी 4 सीटें ज्यादा थी। लेकिन मराठी मीडिया और दिल्ली में बैठा हुआ मीडिया ये कह रहा था कि एकनाथ शिंदे ने शर्त लगा दी है कि 2.5 साल का मेयर दोनों पार्टियों का बने। और उसके बाद ये भी खबरें आई कि वो नाराज हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? आज इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई नगर निगम बीएमसी में। आज तक बीजेपी का वहां कोई मेयर नहीं बना था। अभी तक उद्धव ठाकरे या कहूं बाल ठाकरे मातोश्री के आशीर्वाद वाला ही अब तक मेयर वहां रहता था। आज हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर रितु तावड़े मुंबई के मेयर बनी है, और एकनाथ शिंदे की पार्टी के संजय घाड़ी डिप्टी मेयर बने हैं। तो ये जो सीन है, ये बहुतों को सिरदर्द दे करके जाएंगे, और एक बहुत बड़ा मैसेज। इससे पहले भी लोकल बॉडीज के चुनाव में भी, नगर निगम के चुनाव में भी, जो 29 नगर निगम, उनमें से करीब 25 में या तो बीजेपी के या सहयोगियों के मेयर बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, और ये जो वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, इसकी गूंज कलकत्ता में भी सुनाई पड़ रही होगी। जी भट्ट साहब। देखिए, ये जो है महाराष्ट्र की में एक बात अब बहुत साफ हो गई है कि शरद पवार के डिक्लाइन के बाद महाराष्ट्र में जो मराठा राजनीति जो आजादी के बाद से लगातार चली आ रही थी और ये पूरे महाराष्ट्र को ही ब्लैकमेल करती थी, बीजेपी ने उसकी अब कमर तोड़ दी है।
शिवसेना और जो राजनीति जिसका राज रहा है 75 साल, अगर उसकी कमर टूट जाएगी, तो अब ये अगले 175 साल में खड़ी नहीं हो सकती। और अब जो है इसने महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर जो एक वर्ग का जो एकाधिकार था, जो उसकी मोनोपोली थी, वो टूटी है। और इससे अब ये होगा कि सभी समाज के अन्य वर्गों के नेता उभरेंगे, सब और समाज के, राजनीति के, सरकार के भिन्न-भिन्न संस्थाओं में अब आपको वो दिखाई पड़ेंगे। शरद पवार का जो माफिया राज था, उनके बारे में तो सभी सब कुछ जानते हैं, दाऊद इब्राहिम से उनके क्या संबंध थे। तो अब जो है ये जो डिक्लाइन हुआ है, अजीत पवार का तो खैर का तो देहांत ही हो गया। तो ये जो मराठा राजनीति का जो सामंती राजकाज था, और जिस तरीके से बीजेपी ने शुगर इंडस्ट्री में जो जो शुगर कोऑपरेटिव इंडस्ट्री में जो उनका एकाधिकार था उसको तोड़ा है। और और ये कम लोगों को याद होगा कि अमित शाह जो है केंद्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्री भी हैं। अब तक सहकारिता विभाग जो है कृषि मंत्रालय का ज्वाइंट सेक्रेटरी देखता था, ज्यादा वहां काम नहीं होता था। लेकिन अमित शाह ने सहकारिता विभाग में इतनी बड़ी-बड़ी योजनाएं शुरू करा करके, रूरल गोडाउन है, लॉजिस्टिक है, फूड ग्रेन की वेयरहाउसिंग का है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नियमों में परिवर्तन है, सिटी कोऑपरेटिव बैंक है, इन सब में। तो उस सब के तो जो मराठा नेताओं का जो एकाधिकार था महाराष्ट्र की सहकारिता की राजनीति में, उसको उन्होंने समाप्त किया है। यानी जो उनकी लाइफलाइन थी मराठा राजनीति की, वही उन्होंने अब खत्म कर दी है। तो अब जो है मराठा के लोग जो हैं एक आजादी की सांस लेंगे। और जैसे जो आज जो मेयर हुई हैं, अब ये फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन है, एक बार सभासद रह चुकी है। और ये जो और आने वाले 5 सालों में ये भी मुंबई नगर महापालिका का जो मेयर हो जाता है, वो फिर उसका जो कद है बंबई में सांसद से बड़ा हो जाता है। और वो फिर जो है वो जिस भी पार्टी में होता है, वो उस पार्टी के फ्रंट लाइन नेताओं में उसकी गणना होने लगती है। तो बीजेपी ने इस चुनाव के जरिए एक नए महिला मराठा नेता को जो उभारा है। और इसका महत्व आपको दिखाई पड़ेगा जब 2029 में नवंबर में चुनाव होगा महाराष्ट्र विधानसभा का। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुड़े, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।